हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए लाया हूं मैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, वो भी फास्ट फॉरवर्ड। कम से कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए। तो दिस आर द रिवीजन सेशन। तो हम लोग इसमें जाएंगे फर्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इट इज कॉमन इन लोअर एनिमल्स। तो लोअर एनिमल कौन से हैं? स्पॉन्जेस है। ओके, आपको यहाँ पे सिलेंट्रेट्स दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉन्जेस। इसमें क्या पाया जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ इट डू नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। यहाँ पे माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता नहीं है। ओके, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्लोन्स बोल सकते हैं हम लोग। तो एग्जांपल है बडिंग और जेमिल फॉर्मेशन। तो बडिंग आप लोग देख सकते हैं हाइड्रा और कोरल में पाया जाता है। द स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी। और कहां पे डेवलप होता है? बेसल एंड में डेवलप होता है। कहां पे होता है? बेसल। एंड दिस बर्ड डेवलप अ टेंटाकल एट मैच्योरिटी, इट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गया आपका बडिंग इन हाइड्रा, एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो गया अपना। सेकंड है जिम्यूल फॉर्मेशन। तो जिम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है? जिम्यूल याद रखो, जिम्यूल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में होता है। जिम्यूल कब होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जिम्यूल फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पंजेस। पहला पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट ये नहीं आएगा। पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखो, ये पॉइंट्स बढ़ाओ बस। तो जिम्यूल किसमें हो रहा है? फ्रेश वाटर स्पंजेस में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑल द आर्चोसाइट्स आर गैदर टुगेदर। सब क्या हो रहे हैं? गैदर। And it develop a thick wall around it. These are called as chimeal. Whenever the condition become favorable, all these spores are get outside through the micropyle end. Micropyle है जो आप गैप जो दिख रहा है, these are the micropyle. And each ones are germinate. कैसे होते? सब germinate होते हैं। तो इसको हम लोग जिमिल बोलेंगे। जिमिल फ्रेश वाटर में होता है, फ्रेश वाटर स्पंज में, याद रखो। उसके बाद जाते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात जब करते हैं, it is takes place by the fusion of gametes. Meiosis play an important role and offsprings of which are produced, they are not genetically identical. तो यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव। तो इसमें मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिया। देखो पहला कौन सा स्टेप है? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, gestation and parentification. These are the steps of sexual reproduction. तो पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम जो है आपको लेबलिंग करने आएगी। क्या आएगी? लेबलिंग करने के लिए। तो यहां पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पार्ट है, प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टिस। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म्स एंड हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म्स एंड हार्मोन। और एसेसरी डक क्या? एसेसरी डक कौन से? रिड टेस्टिस। तो आपको रिड टेस्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे देखो, इसमें रिड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडाइमिस, तीन आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं। तो यहां पे देखो पहला मैंने क्या बोला? रिड टेस्टिस। ओके, दूसरा है वासा डिफरेंशिया एंड इपिडाइमिस। अर्गेटिंग डक्स में तीन जो इंटरनल दिखती है, बाहर से दिखती नहीं है। तो यहां पे हम लोग जाएंगे। नाउ द प्रीवियस स्लाइड पे आ गया मैं वापस। तो पहले रिड टेस्टिस दिखा आपको, वासा डिफरेंशिया दिखा, इपिडाइमिस यहाँ पे है, जिसका सी शेप, जहां पे क्या होते हैं? स्पर्म फिजियोलॉजिकली मैच्योर बनते हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है वासा डिफरेंस, ये जो दिख रही है आपको। बाद में वासा डिफरेंस के बाद क्या आएगा? इजैकुलेटरी डग, ये इजैकुलेटरी डग है। एंड यूरेथ्रा, ये क्या है? यूरेथ्रा। सो इजैकुलेटर यहां पे पाएगी आपको, जो सेमिनल वेसिकल जॉइंट यहां पे होता है, यहां पे इजैकुलेटरी डग बोलते हैं उसको। तो ये हो गया आपका मेन एसेसरी डग। एसेसरी डग में कौन कौन सा है? रिड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्लैंड्स। तो तीन ग्लैंड्स है, याद रखो। पहला ग्लैंड्स आपको यहां पे दिखेगा आपको सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स आपको दिखेगा यहां पे। तो मैं यहां पे रेड कर देता हूं, दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स। ओके, दोनों तरफ है यहां पे सेमिनल वेसिकल्स। सेकंड है, येलो कर देता हूं, दीज आर द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपको दिख रहा है, दीज आर द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड जो है, दीज आर द कॉपर्स ग्लैंड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क येलो येलो कर देता हूँ, तो कलर से आपको पता चलेगा। नहीं, कलर नहीं समझ में आया तो आपको मैं चेंज करता हूँ, पर्पल कलर। सो दीज आर द कॉपर्स ग्लैंड, जो अल्कलाइन सिक्रीट करता है। और एक्सटर्नल एनाटॉमी में क्या आएगा? पेनिस एंड स्कॉटम। स्कॉटम यहाँ पे आएगा ऐसे। तो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो स्कॉटम को अटैच है टेस्टिस,
स्कॉटम को क्या अटैच है, टेस्टिस, तो जो थिक बैंड है उसको। ओके, ये डायग्राम पूरी होगी आपकी। तो यहां से हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वन। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में याद रखो, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में ये डायग्राम एलएस है, बाद में ये वीएस ऑफ टेस्टिस है। वीएस ऑफ टेस्टिस में आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाना पड़ेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल, ओके, दीज आर द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के बीच में जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म अ स्पर्म्स। क्या बनाते हैं, स्पर्म्स। Okay, and in between seminiferous tubules there is a leading cells are present. These are called the interstitial cell. ये leading cells क्या प्रोड्यूस करते हैं, interstitial cell मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इतना थोड़ा सा याद करो। तो यहाँ पे देखो डिवाइडेड इनटू, देखो कवर बाय ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इसके पहली कवर जो है दीज आर द ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो पहली कवर कौन सी आपको मैंने बताया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये जो रेड कलर में दिख रही है आपको ट्यूनिका अल्बुजिनिया। सेकंड लेयर जो ग्रीन में आपको दिख रहा है दीज आर द ट्यूनिका वेजिनलिस, और बीच में एक आया ट्यूनिका वैस्कुलोसी विच हैविंग नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये हो गया आपका हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। आपको डायग्राम ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से एक डायग्राम आ सकता है। ओके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चंस तो इतना आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो लेबलिंग और थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का। ओके, और 2-2 मार्क्स के लिए आएगा तो ऐसे ही डायग्राम आएगा आपको। नेक्स्ट जाता है हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड में आपको सेमिनल वेसिकल्स, सबको पहले ही बताया मैंने, सेमिनल वेसिकल्स क्या प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड विच कंटेन फ्रुक्टोज, इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज। सेमिनल वेसिकल्स हैविंग अ फ्रुक्टोज, एक मिनट हो गया। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रुक्टोज, फिब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, सिक्रीशन देखो सेमिनल वेसिकल का 3 सिक्रीशन है, फ्रुक्टोज, फिब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन। इट प्रोवाइड एनर्जी एंड स्पर्म मूवमेंट। तो ये किसके लिए हेल्पफुल है, स्पर्म मूवमेंट। आप लोग मेल एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन देख रहे हो। सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, सिक्रीट फ्रुक्टोजेन, फिब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी यहाँ पे दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको ये दिख रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट व्हाइट एसिडिक सिक्रीशन कंटेन सिट्रिक एसिड। इसमें क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोडेज एसिड, एंजाइम जो न्यूट्रलाइज क्या करता है, न्यूट्रलाइज वेजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। लास्ट वन इज अ कॉपर ग्लैंड। ये जो आपको दिख रहा है दीज आर द कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस लाइक लुब्रिकेंट ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के जो म्यूकस चाहिए इट सिक्रेट बाय द कॉपर्स ग्लैंड। तो ये आपको मेल एसेसरी ग्लैंड है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। सीमेन का कंपोजिशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको, एकदम सिंपल दिया है मैंने। सीमन इज अ विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड। एक एक पॉइंट बढ़ा दो, एक एक लाइन में से मैंने एक ही सेंटेंस में कॉमा करके लिखा है, मगर आप लोग को पॉइंट बढ़ाना है। सो इट इज अ विस्कस, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज अ मिल्की फ्लूइड, देयर पीएच इज 7.2 to 7.7 ऐसे लिखना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या है, 2.5 to 4.5 ml पर इंजेक्शन। इंजेक्शन में सीमेन कितना रहता है, 2.5 to 4 ml। 400 मिलियन स्पर्म सेल्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 400 मिलियन। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडर्मिस एंड ग्लैंड्स, सिक्रीशन फ्रॉम एपिडिडाइमिस एंड ग्लैंड। फ्रॉम एपिडिडाइमिस से जो सिक्रीशन आता है और ग्लैंड से सिक्रीशन आता है वो उसमें सीमेन कंटेंट। फंक्शन क्या है, नरिशेस स्पर्म, न्यूट्रलाइज एसिडिक वेजाइना, फैसिलिटेट मूवमेंट, टू मूवमेंट भी बढ़ाता है। तो ये सीमेन का कंपोजिशन है, एकदम शॉर्ट फॉरवर्ड 2 मार्क्स के लिए कवर कर दिया मैंने। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम जो दिए आपको, ये डायग्राम इजी है आपको निकालनी है। डायग्राम निकालने टाइम याद रखो दोनों पार्ट सेम सेम कवर, या आपको लेबलिंग के लिए आएगा। तो लेबलिंग के लिए आएगा तो इट्स ओके, मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस आर द पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मींस यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस आर द फेलोपियन ट्यूब, जो इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। देन यूटरस एंड वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सटर्नल जेनिटल आपको पूछा जाएगा नहीं, फिर भी उसमें कुछ होमोलोगस ऑर्गन है टेस्टिस से, वो पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज अ मैमरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसमें ओवरी, ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये इसका शेप कैसा है, इट इज अ सॉलिड ओवल शेप। पॉइंट बढ़ा दो, इट इज अ सॉलिड ओवल शेप अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर थिक, लोकेटेड नियर किडनी, हेल्ड प्लेस ऑफ लिगामेंट, किससे हेल्ड है यहाँ पे, लिगामेंट से, ओवरियन लिगामेंट, इससे कनेक्टेड है। ओके, इट प्रोड्यूस हार्मोन, कौन से हार्मोन से, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिन एंड इनिबिन, इतने हार्मोन्स आपको ओवरी सिक्रेट करते हैं। तो ओवरी के शॉर्ट नोट्स है तो ये हार्मोन्स आने चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आया तो इट्स इनफ है, तो रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनिबिन डाला तो वेल एंड गुड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। तो यहाँ पे देखो ये ओवरी की जो डायग्राम है, आपको ये डायग्राम थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाओ, कैपिलरी एंड वेन्स दिखाओ ऐसे, बाद में यहाँ पे प्रीमोर्डियल सेल, छोटा छोटा सेल, प्राइमरी मोर्डियल एंड देन यहाँ पे सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes किस में डेवलप होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स यहाँ पे रप्चर हो रहा है ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइम, रप्चर हो गया, ओम रिलीज हुआ, और रप्चर जो पार्ट है दिस ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लुटियम विच सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। इफ द egg is fertilized, it secrete progesterone to maintain pregnancy. If egg is not fertilized, the corpus luteum converted into corpus albicans and it start the menstrual flow. इतना याद रखो। तो ग्राफिन फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करता है, ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन सिक्रेट करता है। ग्राफिन फॉलिकल में एग ओम रहता है, ओम रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, रिलीज के बाद जो एम्प्टी पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल्स का कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है विच मेंटेन द प्रेगनेंसी। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका ये ओवरी का। तो ओवरी डिवाइडेड इनटू द मेडुला एंड कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, कॉर्टेक्स कंटेन ओवरियन फॉलिकल्स, कॉर्टेक्स में आपको ये सीरीज ऑफ ओवरियन फॉलिकल दिखाना पड़ेगा, यहां तक दिखाना पड़ेगा ऐसे। oogonia develop from the dorsal endoderm of the yolk sac. Okay, by birth 2 million primordial follicles are present and only 40,000 remain at the puberty. birth के टाइम बेबी बर्थ के ड्यूरेशन कितना, 2 मिलियंस, और एट प्यूबरिटी ओनली 40,000, उससे भी कम आगे हो जाता है, उससे लेना देना नहीं है अपना। दूसरा है ओविडक, ओविडक आपको ये जो फेलोपियन ट्यूब देख रहा है, दिस इज द मस्कुलर डक्ट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाइन बाय सिलेटेड एपिथेलियम एंड इट ट्रांसपोर्ट एग। यहाँ से जो एग जाता है, ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यहाँ से एग जाएगा वो, ये ट्रांसपोर्ट बाय द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे जो एम्फुलर रीजन है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दिया है, देखो इनफंडिबुलम फनिल शेप, ये शेप देखो हमको, इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम, क्या बोलेंगे इसको, इनफंडिबुलम। ओके, जो फनेल शेप है, यहाँ पे एक अंदर गया एम्फुला, एम्फुला ये दीज आर द रीजन, एम्फुला, एम्फुला इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। स्टेमस, स्टेमस आपको यहाँ पे दिखेगा, जो नैरो पोर्शन है कनेक्टेड द यूट्रस, यहाँ पे स्टेमस कनेक्टेड द यूट्रस। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे यूट्रस, आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, ये यूट्रस। तो यूट्रस इज अ पियर शेप सैक, ये सैक कैसी है, पियर शेप, मस्कुलर अगर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड है, डिवाइडेड 3 पार्ट है, 3 पार्ट, पहला है फंडस, ओके, जो डोम शेप है, अपर साइड ऑफ इम्प्लांटेशन है, ये क्या है, अपर साइड ऑफ इम्प्लांटेशन। उसके बाद बॉडी है, जहाँ पे बीच में दिख रहा है आपको, दिस आर द बॉडी, ब्रॉड मिडल पार्ट एंड सर्विक्स, वेजाना के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, दिस आर द सर्विक्स। ओके, तो ये हो गया लोअर नैरो पार्ट कनेक्टेड टू द वेजाना। यूट्रिन वॉल हैज 3 लेयर्स, 3 लेयर्स, इसमें कितने लेयर्स है, मैंने आपको बोला 3 लेयर्स है, इरेज कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। तो 3 लेयर्स यहाँ पे कौन सी है, आई विल शो। तो पहला जो लेयर है पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिनर मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्स है यूट्रिन वॉल को। यूट्रिन वॉल को कितने लेयर है, 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ओके, एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान क्या होती है, रप्चर होती है और रिपेयर भी होती है। ओके, नाउ वेजाना, वेजाना इज अ ट्यूबुलर मस्कुलर, ये आपको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वो ज्यादा पूछेंगे नहीं, फिर नोट्स आए तो इतना याद रखो, ट्यूबुलर मस्कुलर ऑर्गन है, फंक्शन पैसेज ऑफ menstrual flow, copulation and childbirth, lined by striated non-keratinized epithelium, epithelium याद रखो, vaginal opening is partially covered by the hymen। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सटर्नल वल्वा, वल्वा यहाँ पे याद रखो, वेस्टिबुली, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड मोन पेबिस। इसमें लेबिया में जो मेजोरा है, इट इज अ फ्लेशी आउटर फोल्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटर स्ट्रक्चर एंड इट इज होमोलोगस टू द मेल स्कॉर्टम, किससे होमोलोगस है,
मेल स्कॉटम, ये इतना याद रखो बस, इसमें इतना इतना सिर्फ नाम याद रखो, वेस्टिबुली, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड मॉन प्यूबिस। उसके बाद हम लोग जाते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में हम लोगों ने कॉपर्स ग्लैंड जो मेल में है, ओके, बार्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है, फीमेल में। सो एसेसरी ग्लैंड इज अ homologous to the corpus gland in the male. These are called the vestibular gland, secrete lubricant fluid. तो ये जो वेस्टिबुलर है बार्थोलिन, इट इज होमोलोगस टू द कॉपर्स ग्लैंड इन द मेल। कॉपर्स ग्लैंड इन द मेल, ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया, लेबिया मेजोरा और इसका जो होमोलोगस किससे है, स्कॉटम से, और ये किससे है, कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड का ये जो डायग्राम आपके बुक में दिया है, ये आपको करना पड़ेगा इन हाउ। मैमरी ग्लैंड के प्रेजेंट पेक्टोरल रीजन ऑफ द सेकंड टू सिक्स रिप पे पाया जाता है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, कंसिस्ट ऑफ लोब्स विद अल्वियोलर ग्लैंड्स, लैक्टिफेरस डक्ट्स, ओके। एरियोला जो ऊपर जो डार्क सर्कल है यहाँ पे, दिस डार्क सर्कल इज कॉल्ड एज अ एरियोला। तो इतना याद रखो आप। और ये क्या कंट्रोल करती है, कंट्रोल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। मेमरी ग्लैंड भी ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। थोड़ा सा याद रखो, मेमरी ग्लैंड का डायग्राम पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाला टॉपिक। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन। मेंस्ट्रुअल बिगिन एट 13 ईयर्स, तो फीमेल प्रोड्यूस 416 एग्स इन हिज रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में, इतना एग ही प्रोड्यूस होता है। फॉलिकल डेवलप ऑकर साइक्लिकली प्रोड्यूसिंग 1 ग्राफिन फॉलिकल पर साइकिल। पर साइकिल में एक ही ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होता है। ओवुलेशन रिलीज मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। प्यूबरिटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल कब आती है, 10 to 14 ईयर्स। मार्क्स द मेनार्च मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, इट इज अ मार्क है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू अंटिल द मेनोपॉज, 45 to 50 ईयर तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहती है, बाद में बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनार्च एंड मेनोपॉज कंट्रोल गोनाट्रोपिक हार्मोन। गोनाट्रोपिक जितने हार्मोन है वो मेनार्च एंड मेनोपॉज को कंट्रोल करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगे बढ़ेंगे हम लोग ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंज इन द फीमेल प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी। एवरेज साइकिल इज 28 डे, ओके, वेरीज 21 भी 35 भी डेज रहता है। फेज कितना है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज। तो हम लोग इसमें जाएंगे। तो मैंने आपको एक ही स्लाइड में इतना सब फेज दिया है क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 to 5, शेडिंग ऑफ द यूट्रिन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम शेडिंग होता है। ऑकर ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन, ये देखो येलो कलर का दिखा है, ड्रॉप होता है ड्यूरिंग दिस फेज। क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्रॉप, यहाँ पे आपको ड्रॉप दिखेगा, ओके, मीन्स कम हो गया। एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, तो ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या हो जाते हैं, रेड क्या होते हैं, ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको ये, तो ये ड्रॉप होते हैं, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है। एवरेज ब्लड लॉस कितना है, 30 to 40 ml, जिसमें अनफर्टिलाइज एग, सेल डेब्रीज, ब्लड, ये सब फ्लो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। तो डे कितना है, 1 to 5। सेकंड है फॉलिकुलर फेज, जो 6 to 13 डेज में होती है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करते हैं, ओवरी में आप लोगों ने फॉलिकल्स देखा, इसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट किया ओवरी को, और फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन। फॉलिकल क्या रिलीज करता है, फॉलिकल क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन थिकनिंग सीक्रेट करने की वजह से एंडोमेट्रियम इनर लेयर क्या हो जाती है, थिकनेस बढ़ती है, ओके। थर्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन एक ही दिन है, डे 14, मेंस्ट्रुअल एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से रिलीज होता है। ट्रिगर बाय द सर्ज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर करता है। मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ द कंसेप्शन, इसमें कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और लास्ट में ल्यूटियल फेज जो 15 to 28, द रप्चर फॉलिकल फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, आपको मैंने आपको डायग्राम में बताया था ओवरी का। तो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन यूट्रिन वॉल, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। इफ दिस एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्विकन्स, और इसके बाद इट स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नाउ दिस आर द डायग्राम, आपको FSH ये हार्मोन्स दिया है, बाद में ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिया है, और एंडोमेट्रियम साइकिल, यहाँ पे रप्चर दिखा है, बाद में यहाँ पे रिपेयरिंग देखो, यहाँ पे 14 डेज। सबसे ज्यादा रिपेयरिंग कब होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जब प्रोजेस्टेरोन होता है, ओके। एक फर्टिलाइज हुआ तो ये थिकनेस बढ़ता जाता है, नहीं हुआ तो यहाँ वापस रप्चर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 महीने एकदम शॉर्ट में दिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये कवर करना जरूरी है।
इसके बाद हम लोग जाते हैं गैमेटोजेनेसिस. सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देख सकते हैं कि oogenesis है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन द ओवरी, प्रोड्यूस वन मैच्योर ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज बिगिनिंग बर्थ कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो oogenesis है, देखो पहला oogenesis फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन द ओवरी, प्रोड्यूस वन मैच्योर ओवम एट द 3 पोलर बॉडी. यहाँ पे 3 पोलर बॉडी से क्या डाल होता है? वन मैच्योर ओवम. बिगिनिंग कब बिगिनिंग होता है? देखो यहाँ पे बिफोर बर्थ एंड कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो इसमें स्टेजेस दिए, प्रीमोर्डियल जर्मिनल स्टेज, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड मैच्योर ओवम. तो यहाँ पे देखो प्रीमोर्डियल डेवलपिंग oogonia, प्राइमरी oocyte में अरेस्टेड प्रोफेज 1 एट द बर्थ, सेकेंडरी oocyte रिलीज ड्यूरिंग द ओवुलेशन, अरेस्टेड मेटाफेज 2 एंड मैच्योर ओवम क्या होता है? फॉर्म ओनली इन फर्टिलाइजेशन ऑकर. तो ये आपको टेक्स्ट बुक में बहुत इजी दिया है कंपैरेटिवली से, टेक्स्ट बुक में आपको इजी पाया मिलेगा. तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं. तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म्स इन द, कहाँ पे फॉर्म होता है? इन द टेस्टिस, दिस आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट sperm in the testis is called as spermatogenesis. It begin at the puberty, continue through the life. मेल में continue through the life रहता है. Produce 4 haploid sperm from each spermatogonium. एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 haploid sperm डेवलप होते हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखो स्टेजेस: स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटो. तो यहाँ पे देखो स्पर्मियोजेनेसिस का एक छोटा सा डेफिनेशन इसमें कभी तो आके गया है. स्पर्मियोजेनेसिस मींस जो हैप्लॉइड नॉन मोटाइल स्पर्म है, इट बिकम अ मोटाइल, दिस आर कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. तो ये थोड़ा सा याद रखो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, 2 बार आके गया लास्ट प्रीवियस लास्ट ईयर में. तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं. बोल नहीं सकता वो आएगा नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये डायग्राम आपको आएगी. तो स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट से इसमें आपको एक्रोसोम दिखाना पड़ेगा ऊपर, न्यूक्लियस, देन बी मिडल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है विच प्रोवाइड एनर्जी, एंड फ्लैजेला. ओके, फ्लैजेला में एक्सियल फिलामेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, तो हेड कंटेन न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम. तो हेड में क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस. मिडल पीस में क्या प्रेजेंट? मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, एंड टेल में इट इज अ फ्लैजेलम इनेबल मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए काम में आती है. ओके, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में इट इज लार्ज, सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, इमोबाइल फीमेल गैमेट से. तो इसका की स्ट्रक्चर क्या याद करना है आपको? न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको ये दिख रहा है, वो प्लाज्म भी बोलते हैं उसको. ओके, स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर अर्ली डेवलपमेंट. जोना पेलुसिडा, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, आउटर लेयर आपको ये दिख रही है आपको, जोना पेलुसिडा. देन कोरोना रेडिएटा, और जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा. उसके बाद वाइटालाइन मेम्ब्रेन यहाँ पे दिया नहीं, ये देखो आपको ये व्हाइट कलर की वाइटालाइन मेम्ब्रेन है. ये डायग्राम आपको आएगी, इतना याद रखो. इस डायग्राम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो. नेक्स्ट जाएंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन. मैं आपको बोला कि मैं आपको सिर्फ आपका रिवीजन लेना चाहता हूँ, तो फटाफट हम लोग जाएंगे. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मीन्स इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व क्या होते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सो इट रिजल्ट अ डिप्लॉयड zygote is formed. इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, इन ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल. और इट कहाँ पे होता है? इट इन द एम्फुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. एम्फुला रीजन में होती है फेलोपियन ट्यूब में. तो पहला है इंसिमिनेशन, हम लोग बोल सकते हैं स्पर्म जर्नी एंड कैपेसिटेशन. स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द वेजाना टू द यूट्रस टू द ओविडक्ट, ओविडक्ट तक जाता है. कैपेसिटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस 5 to 6 आवर अलाउइंग स्पर्म एक्टिवेशन. कैपेसिटेशन में क्या हो जाता है? फ्लैजेला, बाद में निकल जाते हैं हेड जो है ना एक्रोसोम, वही. प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फीमेल वेस्टिबुलर सिक्रेशन इनहांस मोटिलिटी. स्पर्म स्विंग 1.5 to 3 mm एंड रीच टू द एम्फुला विद इन द 5 minutes. तो विद इन 5 minutes पहुंच जाता है जब कैपेसिटेशन हो गया. तो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फीमेल वेस्टिबुलर सिक्रेशन इनहांस मोबिलिटी. तो प्रोस्टाग्लैंडिन और फीमेल वेस्टिबुलर जो सिक्रेशन करता है वो स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ा देता है. तो ये पहला स्पर्म जर्नी एंड कैपेसिटेशन. इसके बाद जाते हैं हम लोग स्पर्म एंट्री इनटू द एग. आउट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म, ओनली वन फर्टिलाइज टू द होम. एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है. एक्रोसोम रिलीज कौन सा? देखो एक्रोसोम को फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. हाइड्रोलिनिडेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? स्पर्म
एक्रोसोम जो स्पर्म का ऊपर का है, हाइलोग्रेनेडेज टू पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा हैज अ रिसेप्टर प्रोटीन फैसिलिटी स्पर्म बाइंडिंग, रिसेप्टर प्रोटीन है इसमें जो स्पर्म को बाइंड करने के लिए हेल्प करता है। एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसिन एंड जोनालाइसिन ब्रेक द डाउन द जोना पेलुसिडा, जो ओम का जोना पेलुसिडा ब्रेक कौन करता है, एक्रोसाइन एंड जोनालाइसिन। द स्पर्म हेड contact the egg membrane leading to the weak depolarization wave. Plasma membrane of the sperm and egg dissolve allowing sperm nucleus enter. तो यहाँ पे देखो स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म है। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, एंट्री ऑफ स्पर्म हो गया। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंशन होता है, जब कोई स्पर्म टच करता है जोना पेलुसिडा का, देयर इज अ फिजियोकेमिकल चेंजेस आर ऑकर एंड इट फॉर्म अ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन to prevent addition sperm to enter. Okay, pre-velatin space is created by the block multiple fertilization. तो यहाँ पे देख सकते जोना पेलुसिडा फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन डेवलप करता है, जो स्पर्म अंदर जाता है, एक ही स्पर्म फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट करता है एडिशन, दूसरे स्पर्म अंदर नहीं जा सके। ओके, एंड प्री-वेलेटिन क्रिएट अ ब्लॉक मल्टीपल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, बाद में मेल प्रोन्यूक्लियर रिलीज होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियर से फ्यूज होता है। ओके, और अरेस्टेड जो फीमेल गैमेट है मेटाफेज 2 तक वो आगे अपना स्टेज बढ़ाता है एंड फाइनली जायगोट इज फॉर्म, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म अ जायगोट। तो मेन सिग्निफिकेंस क्या है इसके, रिस्टोर्ड डिप्लॉयड कंडीशन क्रोमोसोम नंबर, प्रोवाइड अ सेंट्रियोल नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, आगे जो सेंट्रियोल चाहिए वो प्रोवाइड करता है, इंश्योर द जेनेटिक वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो ये 2 मास के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन आ सकता है। ओके, तो हम लोग ये फर्टिलाइजेशन का हो गया। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फेट ऑफ जर्मिनेशन लिए। तो आपको यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको जानबूझ के चार्ट दिया, आपके टेक्स्ट बुक का ही चार्ट है। तो इसमें आपको ये इक्वेशन, आपको व्हाट इज द फेट ऑफ एक्टोडर्म्स, एक्टोडर्म से क्या बनता है, जो आउटर स्किन, हेयर आपको दिख रहा है, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जो आउटर पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ये सब इसमें से आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड्स, एंटर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी एंटर इससे आता है। जो एक्टोडर्म, याद रखना आपको ये, क्योंकि आपको फिर एनालिसिस में आएगा। मेसोडर्म का फेट ऑफ जर्मिनल लेयर क्या है, इससे क्या बना है, मेसोडर्म में इतना रखो, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके, टीथ, डेंटल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना है, किडनी विडनी सब ये इसमें मेसोडर्म में। और एंडोडर्म में आपका इंटेस्टाइन, लैरिंक्स, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, तो ये मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ही इसमें। मिडल एयर ये एंडोडर्म में आएगा। तो थोड़ा जर्मिनल लेयर थोड़ा रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट वन इज अ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन टू कैरी 1 or more embryo in the uterus is called as a gestation. पीरियड कितना है, 266 days from fertilization or 280 days from the last menstrual cycle. Divided 3 trimester, first, second and third trimester. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीक कितना है, 1 to 12। मोस्ट रेडिकल चेंज होते हैं मदर और एम्ब्रियोज में। न्यूट्रिएंट सप्लाइड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। 8 वीक तक एम्ब्रियो बिकम अ फीटस, एम्ब्रियो का किस में कन्वर्ट होता है, फीटस में। फॉर्मेशन ऑफ लिम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिन, हार्ट बीट डिटेक्टेबल बाय द वीक 6 वीक में हार्ट बीट डिटेक्टेबल होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज होता है, प्रेगनेंसी में एंटर करता है और मेंस्ट्रुअल सीज होती है। बाय द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर फीटस बिकम 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और मदर में क्या चेंजेस होते हैं, याद रखो, यूट्रस इनलार्ज होता है, प्लासेंटा डेवलप होता है, हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल होती है, सिम्टम्स मॉर्निंग सिकनेस, नोसिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग, ये किसमें होता है, मदर में चेंजेस होती है। तो ये वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट के बाद हम लोग जाएंगे सेकंड ट्राइमेस्टर, जिसका वीक है 13 to 16। सेकंड रैपिड ग्रोथ है फीटस की, यहाँ पे प्रेगनेंसी बिकम विजिबल, नोटेबल, पता चलता है कि कोई और प्रेग्नेंट है। ब्रेन डेवलप बिगिन, कॉर्पस लुटियम रिग्रेट, प्लासेंटा प्रोड्यूस। यहाँ पे अभी जो प्लासेंटा डेवलप होता है, कॉर्पस लुटियम का काम खत्म हो जाता है एंड प्लासेंटा इज मेनली डेवलप। एचसीजी लेवल डिक्लाइन हो जाती है। ओके, मूवमेंट ऑफ फिटस फेल्ड बाय द मदर, अल्ट्रासाउंड एट 18 to 20 वीक टू एसेस ग्रोथ एंड एस्टिमेट ड्यू डेट। तो इसमें 18-20 वीक तक पता चलता है कि ड्यू डेट कब है, बच्चा कब पैदा हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में वीक 27 to 40 fetus grow up to 3 to 4 kg and 50 centimeter, eye open, hair grow, body gain fat,
यूट्रस एक्सपांड। तो यहाँ पे देखो फिटस ग्रो कितना होता है 3 to 4 kg। आई ओपन होते, हेयर ग्रो होता है, बॉडी गेन फैट्स, यूट्रस एक्सपांड होता है, कॉम्प्रेस मदर ऑर्गन, मदर के ऑर्गन क्या हो रहे हैं कॉम्प्रेस हो रहे हैं, सब ब्लॉकेज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, बैक स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, फिटस फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर द बर्थ। तो ये 3 ट्राइमेस्टर मैंने कवर किया। अभी नेक्स्ट वन इज अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डायग्राम मैंने दिया नहीं मगर प्लेसेंटा का डायग्राम इंपॉर्टेंट याद रखो। फ्लैटेंड डिश शेप ऑर्गन ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा, कनेक्ट मैटरनल एंड फिटस सर्कुलेशन। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, रिमूव CO2 एंड वेस्ट। ये क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन एससीजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कंपोज ऑफ 2 पार्ट, फिटल प्लेसेंटा, दो प्लेसेंटा के 2 पार्ट है, फिटल प्लेसेंटा एंड मैटरनल प्लेसेंटा। फिटल प्लेसेंटा क्रोनिक विल्ली है, मैटरनल प्लेसेंटा यूट्रिन वॉल है। ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल, हीमोकोरियल में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द मैटरनल ब्लड। तो यहाँ पे देखो ये प्लेसेंटा का छोटा सा नोट डाल 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये कवर करना झट से आपको मार्क्स कवर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे पार्टुरेशन, चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी, पार्टुरेशन बोलते हैं। कंट्रोल द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इनिशियल सिग्नल कौन देता है, फिटस एंड प्लेसेंटा। इंक्रीज द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करता है। 3 स्टेज है, डायलेशन, एक्सपल्शन एंड आफ्टर बर्थ। ये शॉर्ट नोट्स के लिए आपको काम में आएगा। तो ये हुआ आपका पार्टीशन। लैक्टेशन, मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसको कहते हैं लैक्टेशन। तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट, प्रोलैक्टिन क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। कोलेस्ट्रॉम है, कोलेस्ट्रॉम का नोट्स आएगा 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट सिक्रीशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, येलोविश, रिच इन प्रोटीन एंड एंटीबायोटिक, ये याद रखो, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड इम्यूनिटी इन न्यूबॉर्न, हेल्प इन नरिशमेंट एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट। ओके, तो ये हो गया आपका लैक्टेशन एंड प्रोलैक्टिन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट फोकस उस पर ही कर रही है। तो यहाँ पे देखो इनिशिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल एंड फिजिकल। तो ये पूरा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। ये डेफिनेशन याद रखो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल विद द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये भी आता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल बिहेवियर। तो इंडिया में इनिशिएटेड कब हुआ था, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। हेल्थ प्रोग्राम ये पहला इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था बहुत सारे कंट्रीज में। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कवर द वेरियस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एस्पेक्ट। तो इसमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर एंड प्रोग्राम कवर चाइल्ड हेल्थ केयर और रिप्रोडक्टिव, ये सब कवर किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। गोल क्या है इसका, तो इसको 2 मार्क्स के लिए आएगा। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, प्रोवाइड फैसिलिटी टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सपोर्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, रिड्यूस infertility rate, infant mortality rate and maternal mortality rate। ये गोल याद रखो, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए। ओके, वे टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, अवेयरनेस थ्रू द मीडिया, लोग ऐड आते हैं ना अलग अलग, एजुकेटिंग ऑन द बर्थ कंट्रोल, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड सोशल इविल, अवेयरनेस ऑन द चाइल्ड इम्यूनलाइजेशन। तो ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इतना, देखो इसमें एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है एग्जाम में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है। सो बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली है, इफेक्टिव विद द मिनिमम साइड इफेक्ट। इसमें साइड इफेक्ट भी कम से कम होने चाहिए। देयर आर 2 मेथड, टेम्पररी एंड परमानेंट। सो नाउ द टेम्पररी मेथड, तो पहला कौन सा है, नेचुरल मेथड, सेपरेट कोइटस इरिप्टस लैक्टेशनल एमोराइजा, दीज आर द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड याद रखो कौन कौन सा, सेपरेट कोइटस इरिप्टस लैक्टेशनल एमोराइजा। केमिकल कौन सा है, स्पर्मिसाइड्स है। बैरियर मेथड में कॉन्डम आता है, डायफ्राम आता है, IUDs आता है। फिजियोलॉजिकल में कॉन्ट्रासेप्टिव में
पाइल्स लाइक अ सहेली है। इम्प्लांट में बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट लाइक अ नेक्साप्लान है। तो ये आपको कौन सी मेथड है, ये टेम्पररी बर्थ कंट्रोल मेथड है। और परमानेंट जो है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी किस में होती है, मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। सर्जिकल मेथड टू इन मेल कटिंग वासा डिफरेंस को कट किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी ट्यूब आई तो याद रखो फीमेल, सर्जिकल मेथड है फीमेल में कटिंग फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है तो ओवम ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में जाता नहीं फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम लोग जाएंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म होने से, बेबी होने से पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया उसको बोलते हैं एमटीपी। लीगलाइज है एमटीपी एक्ट, याद रखो 1971 अमेंडमेंट इन 2070, सेफ विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने में ही सेफ रहता है। उसके बाद गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। कब देती है, जब कंडीशन एकदम वर्स्ट होगी बच्चे की, क्रोमोसोमल जेनेटिकल कुछ डिसऑर्डर हो गया तो ही देती है। ओके, एमिनोसिंथेसिस क्या है, एमिनोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस फिटल सेल फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें ना उनसे एमिनोसिंथेसिस फ्लूइड लिया जाता है, ओके, डर्मल इंजेक्शन से ऊपर से। रिस्क क्या है, मिस कैरेज की चांसेस ज्यादा है, नीडल इंजरी हो सकती है बच्चों को, नीडल इंजरी, एमिनोटिक फ्लूइड लीकेज हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। दीज आर द एमिनो। व्हाट इज एमिनोसिंथेसिस, एमिनोसिंथेसिस इज अ फ्लूइड obtained from the womb of the pregnant woman and it is a help to identify fetal cell for the genetic disorder। तो इसका रिस्क की भी है, मिसकैरेज हो सकता है, नीडल इंजरी हो सकता है, एमिनोसिंथेटिक फ्लूइड 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, चांसेस है उसके। तो हम लोग जाएंगे लास्ट का टॉपिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, सिफिलिस है, गोनोराइजा एंड अदर कॉजेस सिम्टम्स, प्रिवेंटिंग मेजर इसमें देना है आपको, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, हाइजीन एंड एंटीबायोटिक्स, इसका प्रिवेंटिव मेजर है। तो इतना आपका आंसर इधर इधर आपको जो इस पॉइंट में ही घूमना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिवेंशन में सेल्फ सेक्स प्रैक्टिस है, हाइजीन एंड एंटीबायोटिक्स। इनफर्टिलिटी, अभी यहाँ पे देखो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा इलेबरेट करना है, आपने बहुत सुना होगा, तो इतने इसमें सिफिलिस और गोनोराइजा का जो बैक्टीरिया है वो याद करो, वो आपको लिखना ही पड़ेगा एनी हाउ। ओके, उसके बाद इनफर्टिलिटी एसोसिएट विद द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी में आपको इनफर्टिलिटी के लिए क्या कॉजेज, फिजिकल, कंजक्टिवल डिजीज और साइकोलॉजिकल। तो आईवीएफ है, आईवीएफ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जिप में जाइगोट इंट्राफोलिकुलर ट्रांसफर, गिफ्ट गैमिट इंट्राफोलिकुलर ट्रांसफर, आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आपको उठा के दी जाएगी। तो थोड़ा सा ये डेफिनेशन थोड़ा सा रीड करो, व्हाट इज आईवीएफ, जिप, गिफ्ट, आईसीएसआई, एल और आईयूआई। ओके, तो मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड आपका रिवीजन लिया, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट और इजी भी है, जो मैक्सिमम मार्क्स सबके कवर कर सकता है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी। ओके, तो ये कब डिस्कवर हुआ था, बिफोर क्रोमोसोम और जीन की स्टडी से पहले। तो यहाँ पे देखो ग्रेगर जॉन एंड मेंडल, जो इसको मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट्स पूछेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द पी प्लांट, डेवलप अ फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन इज अ मेंडल एक्सपेरिमेंट। सो नाउ द मेंडल एक्सपेरिमेंटल द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स। सो मेंडल यूज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो आपको यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स दिख रहे हैं आपको। एंड व्हाई मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, व्हाई व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सक्सेस। मेंडल सिलेक्टेड अ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, सक्सेस का पहला रीजन था। ऑल द डेटा ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट आर केप्ट इन अ वेरी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। ओके, कहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं था। एंड ही परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट एट वन टाइम। सो कंफ्यूजन यहाँ पे अवॉर्ड था, तो ये मेन सक्सेस का रीजन था। एंड 7 ट्रेड्स यूज किए थे उन्होंने और
फॉर्चुनेटली पी प्लांट ऑल्सो हैविंग अ 7 क्रोमोसोम, जो मेंडल्स को पता ही नहीं था, बाद में पता चला लोगों को, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ के निकाला कि मेंडल का मेन सक्सेस का रीजन वही था। तो ये था प्रोसीड, डेटा सब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकली किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये राउंड राउंड कौन सा डोमिनेंट है, तो यहाँ पे रिंकल रिसेसिव है, येलो डोमिनेंट है, तो ग्रीन सीड कलर में पाया जाता है। इनफ्लेटेड में पॉड शेप है तो कंस्ट्रक्टर आपका रिसेसिव है, ग्रीन पॉड है कलर तो येलो रिसेसिव है, पर्पल फ्लावर है तो वाइट रिसेसिव है, एक्सिल फ्लावर है तो टर्मिनल रिसेसिव है, टॉल प्लांट है तो शॉर्ट रिसेसिव है। नाउ द नेक्स्ट वन, Mendel law of heredity, Mendel principle law of heredity. The traits are inherited by the factors now called as the genes present in the pairs. Factors segregate without blending during the gamete formation. Genes are participate in natural introduction concept like dominance and recessiveness. तो यहाँ पे देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंडल सक्सेस फैक्टर, मेन सक्सेस फैक्टर का ये क्या है मेंडल्स की, प्लान एक्सपेरिमेंट विद द लार्ज सैंपल साइज, contrastings are easily recognized in the pea plant, each trait controlled by the single factor located on a separate chromosome. Okay, all the data kept in a scientific and statistical manner. Mendel selected only 7 pairs of contrasting traits. So these are the main reason of Mendel success. तो उसके बाद हम लोग जाएंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे देखो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशन बट एग्जाम में आने वाले। तो यहाँ पे कैरेक्टर की उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनहेरिटेड कैरेक्टर ट्रेड्स को बोलेंगे, जो ट्रेड्स मींस इनहेरिटेड कैरेक्टर, टॉल और ड्रॉफ है इनहेरिटेड कैरेक्टर है, फैक्टर यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स जिसको फैक्टर बोलेंगे, जीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, एलिल्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है टॉल ड्रॉप, दीज आर कॉल्ड एज द एलिल्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग द आइडेंटिकल लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज है क्योंकि जेनेटिक टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं की जाती है। डोमिनेंट एलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील्स, दीज आर कॉल्ड एज डोमिनेंट, जो ट्रेड्स एलील्स में एक्सप्रेस नहीं होता, दीज आर कॉल्ड एज अ रिसेसिव। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की। फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल ट्रेड, जो सामने से आपको आंखों से दिखता है, ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। जीनोटाइप द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर दिस ट्रेड्स, एग्जांपल टॉल का कौन सा है, कैपिटल टी, हाइब्रिड टॉल का कैपिटल टी स्मॉल टी वर्सेस ड्रॉप, दीज आर कॉल्ड जीनोटाइप। होमोलोगस आइडेंटिकल एलील्स ऑफ द ट्रेड्स, ये आपको दिख रहा है कैपिटल और स्मॉल, दीज आर कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस है, ये स्मॉल टी होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस कंट्रास्टिंग एलील्स फॉर अ ट्रेड, कंट्रास्टिंग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दीज आर कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी वन सेंटेंस के लिए एक भी इसमें से उठा के आपको दे देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स की 3 लॉ है, उसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन द क्रॉस ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड 1 फैक्टर डोमिनेंट ओवर द अदर। ये है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप लोगों को एक सिंगल सेंटेंस में दी है। डोमिनेंट इज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। तो डोमिनेंट जो एलील्स है एक्सप्रेस कब करते हैं, इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, while recessive allele remain hidden but can reappear in F2 जनरेशन। तो जो डोमिनेंट एलील्स है F1 जनरेशन में आते हैं, उस जनरेशन में रिसेसिव दिखाई नहीं देता, मगर सेकंड जनरेशन में रिमेन हिडन बट रीअपियर कब करते हैं, F2 जनरेशन में। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस, द एलील्स दैट अपीयर इन F1 आर डोमिनेंट एंड दोज आर नॉट एक्सप्रेस आर कॉल्ड एज अ रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्रॉप, आपको ट्री डायग्राम निकालना पड़ेगा, इजी है, उनका रेशियो दिखाओ, इजी आप लोग किया है, उस पर अमल करो। तो मोनोहाइब्रिड का देखो क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्रॉप, F1 जनरेशन में सब क्या आएगा, ऑल टॉल बिकॉज ऑल टी इज अ डोमिनेंट। F2 जनरेशन में टॉल एंड ड्रॉप प्लांट अपीयर 3:1 रेशियो। ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो फर्स्ट लॉ है बट इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकंड लॉ जो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। डेफिनेशन, द 2 एलील्स ऑफ द ट्रेड सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन में 2 एलील्स सेपरेट होते हैं। आप लोग इसका एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके, इंश्योरिंग ईच गैमेट कैरिंग ओनली 1 एलील्स। एक्सप्लेनेशन, नो ब्लेंडिंग ऑकर, ब्लेंडिंग मींस मिक्स नहीं होते, एलील्स सेग्रीगेट दैट अपीयर प्योर इन F2 जनरेशन में। तो प्योर टॉल भी आता है और प्योर ड्रॉप भी होता है। स्टेटमेंट क्या देखो, व्हेन हाइब्रिड फॉर्म अ गैमेट्स
the alleles segregate from each other at the enter different gametes. F1 generation offspring carry one dominant and one recessive. All the F1 generation are कैसे दिखेंगे आपको, all कैसे रहेंगे, heterozygous condition में. But in F2 generation the recessive character again reappear in the ratio of 3:1. ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. तो आपको लॉ, पहला जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इसमें से आपको टॉल ड्रॉप को करना है क्रॉस करके हाइब्रिड टॉल, यही दिखाना है, आगे नहीं. बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस इन्वॉल्व ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड रेशियो ऑब्टेन्ड दैट इज 3:1 इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो. इतना याद रखो. तो उसके बाद हम लोग जाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे देखो मैंने आपको भी बताया, जस्ट a cross involve only one pair of contrasting traits is called the monohybrid cross, and the ratio obtained from this cross, that is 3:1, is called as the monohybrid ratio. तो आपको ये tall homozygous tall cross with the homozygous dwarf, यहाँ पे क्या है heterozygous tall. तो आपको ये चेकर बोर्ड निकालना है. रेशियो इज 3:1, मगर जीनोटाइप रेशियो कौन सा था? 1:2:1. ये 1, ये 2 2 और ये 1, ये जीनोटाइप रेशियो. इसके बाद जाएंगे हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस आर द मेंडल थर्ड लॉ. मेंडल थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली, अलग अलग कैरेक्टर निकल के आते हैं, अलग अलग पेयर्स में आते हैं, ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. इन डायब्रिड क्रॉस ट्रेड बिहेव इंडिपेंडेंटली. ट्रेड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली, क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन. क्या क्रिएट कर रहे हैं? न्यू कॉम्बिनेशन. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन हाइब्रिड विथ 2 और मोर पेयर्स, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है एक्सप्लेनेशन में, व्हेन हाइब्रिड विथ 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स फॉर गैमेट्स, द एलील्स ऑफ ईच ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर. व्हेन हाइब्रिड ऑफ 2 और मोर पेयर्स, यहाँ पे जब 2 और मोर पेयर्स है तो समझने का डायब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है. फ्रॉम द गैमेट द एलील्स ऑफ ईच ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. सेग्रीगेट independently. Example is a hybrid cross, a cross between plant with yellow round seed. यहाँ पे capital R, capital Y, capital Y, wrinkle seed, small r, small r, small y, small y. F1 generation में produce 4 different combination in the 9:3:3:1. तो ये आपका hybrid cross याद रखो. हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन कैसे है? क्रॉस इन्वॉल्व ओनली 2 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. 2 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इज कॉल्ड द हाइब्रिड क्रॉस, एंड द रेशियो इज ऑब्टेन्ड 9:3:3:1 इज कॉल्ड एज अ डायहाइब्रिड रेशियो. डायहाइब्रिड रेशियो. तो यहाँ पे येलो राउंड का एग्जांपल देना है इजी वे से, बाद में ये चेकर बोर्ड निकाल के आपको रेशियो दिखाना है. ये क्वेश्चन आया तो आपकी लॉटरी लग गई समझो, क्योंकि इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो पे मत जाओ, आपके इसमें नहीं दिया है. टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? अ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस याद रखो, व्हेन F1 hybrid cross only with their recessive parent is called the trace cross. What is back cross? In back cross, F1 hybrid cross with either their dominant parent or either their recessive parent is called as a back cross. तो क्वेश्चन कैसा आएगा? Why back cross is a test cross, but test cross is not a back cross. Back cross में डोमिनेंट से भी क्रॉस होता है F1 हाइब्रिड का, और रिसेसिव भी होता है, मगर टेस्ट क्रॉस में इट ओनली क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स. तो दोनों एग्जांपल में आपको सामने दिए हैं. तो याद रखो ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाता है. टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का इतना याद रखो, ये क्यों किया जाता है? टू चेक द प्योरिटी. याद रखो, दिमाग में डाल दो, टू चेक द प्योरिटी और टू इंट्रोड्यूस अ रिसेसिव, इंपॉर्टेंट रिसेसिव कैरेक्टर इन द प्लांट्स. टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म. तो ये मेंडल्स ने बार बार किया था, टू चेक देयर प्योरिटी, तो अपना सिग्निफिकेंस उसमें आएगा. टू चेक द प्योरिटी एंड इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट ट्रेड्स इन द प्लांट. ओके, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. ओके, न्यू मेंडलिज्म में देयर इज अ 2 इंटरेक्शन है, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इंट्राजेनिक इंटरेक्शन किसको बोलेंगे? इंट्राजेनिक. याद रखो, इंट्रा मींस ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ द सेम जीन. सेम जीन्स के एलील्स में होता है उसको इंट्राजेनिक, और इंटरजेनिक डिफरेंट एलील्स में होता है. ओके, डिफरेंट जीन्स में. तो यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं. देखो, इंट्राजेनिक में बिटवीन ऑकर बिटवीन द एलील्स ऑफ द सेम जीन. एग्जांपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ द एलील्स, कोडोमिनेंस में देखो यहाँ पे मैंने 1 1 1 दिया है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ द एलील्स, बोथ द एलील्स का क्या होता है, पार्शियल एक्सप्रेशन होता है, डेफिनेशन रखो। कोडोमिनेंस में इक्वल एक्सप्रेशन होता है। तो हम लोगों ने पहला एग्जांपल किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, आप लोगों ने 4 o'clock प्लांट मिराबिली जलापा में रेड और व्हाइट का क्रॉस किया तो क्या आता है, पिंक आता है, तो पार्शियल होता है यहाँ पे। कोडोमिनेंस में इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ, यहाँ पे हम लोग कोड कलर इन कैटल, ओके, व्हाइट और ब्लैक का किया है, रेड का किया तो क्या आता है, बीच में आपको रोइन पाया जाता है। तो इज इक्वल एक्सप्रेशन है दोनों का, क्योंकि नो वन इज डोमिनेंट, नो वन इज अ रिसेसिव। मल्टीपल एलील्स में मोर देन 2 फॉर्म ऑफ जीन्स, जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। तो इसमें पहला एग्जांपल कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, 4 o'clock प्लांट मिराबेली जलापा, रेड क्रॉस विद व्हाइट क्या आता है, पिंक आता है। जब क्रॉस किया जाता है उनको, बाद में F1 क्रॉस को किया जाता है, फॉर F2 रेशियो आता है 1:2:1। कोडोमिनेंस में बोथ द एक्सप्रेशन, बोथ द इक्वल एक्सप्रेशन होते हैं, बोथ द एलील्स के एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं, इक्वल। कोड कलर इन कैटल, रेड और व्हाइट का कलर रोएन पाया जाएगा, रोएन को क्रॉस करके रेशियो इज 1:2:1। मल्टीपल एलील्स के एग्जांपल कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मोर देन 2 फॉर्म ऑफ जीन। व्हाट इज मल्टीपल एलील्स, द मोर देन 2 फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल एलील्स। तो शॉर्ट फॉर्म में देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैंने आपको परफॉर्मेंस बताया, देखो बोथ द एलील्स एक्सप्रेस पार्शियली, रेड और व्हाइट। गैमेट कौन से दिया है, देखो आपको पे CR दिया है, तो बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे पिंक कलर आ रहा है, पिंक कलर को जब क्रॉस करोगे 2:1:1, ये आपको लिखना पड़ेगा। फ्लावर कलर मिराबिलिस जलापा, क्रॉस बिटवीन द रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर प्लांट रिजल्ट इन द पिंक फ्लावर, और पिंक फ्लावर को जब क्रॉस किया तो जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1 फॉर F2 जनरेशन। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियोज आर द सेम इन कंप्लीट एंड कोडोमिनेंस। इसके बाद देखेंगे हम लोग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का हम लोग देखा यहाँ पे, व्हाइट कलर कलर कैटल को क्रॉस किया, रेड से क्या आया, रोएन। तो दीज आर द एग्जांपल, बोथ द एलील्स एक्सप्रेस देम इक्वल इन F1 हाइब्रिड, नो एलील्स इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव। एग्जांपल कोड कलर इन कैटल, ओके। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो बोथ आर सेम। मल्टीपल एलील्स में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग द same locus in the population is called as a multiple alleles. इसमें wings in Drosophila and ABO blood group system both are example of multiple alleles. इसके बाद हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन में जाएंगे, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनी, एपिस्टेसिस। तो आपको इसमें पढ़ाई करना है आपको सिर्फ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मीन सिकल सेल एनीमिया, एग्जाम्पल है सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर ट्रेट्स। यहाँ पे सिंगल जीन कंट्रोल कितना कर रहे हैं, 2 और मोर ट्रेट्स। प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को ये करिए। तो यहाँ पे देखो सिकल सेल एनीमिया का ये ट्रिगर है, सिकल सेल कैरियर व्हेन मैरिड विद सिकल सेल अनदर कैरियर क्या हो जाता है, इन ऑफस्प्रिंग देयर इज अ 25% चांसेस ऑफ नॉर्मल, 50% चांसेस ऑफ सिकल सेल कैरियर और 25% चांसेस ऑफ सिकल सेल एनीमिक। तो ओके, दीज आर द प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कंट्रोल 2 or more traits. Example sickle cell anemia caused by the HbS recessive gene. Heterozygous show mild anemia. Recessive homologous ये देखो suffer from severe sickle cell disease leading to phenotype ratio 1:2 instead of 3:1. 3:1 नहीं आता, कितना रेशियो आता है 1:2, क्योंकि एक लिथल एक मर जाता है। ओके, तो ये सिकल सेल। क्रोमोसोमल थ्योरी हम लोग जाएंगे अभी। क्रोमोसोमल सुतोन और बोरी नहीं दिए थे। क्रोमोसोम 2 मार्क्स के लिए आता है। Genes and chromosomes show parallel behavior. Chromosomes are carry genetic material. Mendel's factors reside on the chromosome. तो एक क्रोमोसोमल थ्योरी सुतोन और बोरी ने दिए थी, 2 मार्क्स के लिए आएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, मेन क्या प्रिंसिपल है, क्रोमोसोम इन पेयर, होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग मियोसिस, गैमेट कैरी ओनली क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, फ्यूजन ऑफ गैमेट रिस्टोर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। ये इतना 2 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, मेन क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं सोमेटिक सेल में, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस, गैमेट कैरी ओनली 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, फ्यूजन ऑफ गैमेट रिस्टोर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑफस्प्रिंग। तो ये प्रिंसिपल आपको आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फिलामेंटस बॉडी इन द न्यूक्लियस, कॉइन बाय वेल्डियर ने कॉइन किया था, मेड ऑफ डीएनए, किससे बना है, डीएनए, हिस्टोन एंड प्रोटीन से।
फंक्शन कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्रोमोसोमल नंबर। क्रोमोसोम नंबर में हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड, इन डिप्लॉयड टू सेट, यूप्लॉयड थ्री मल्टीपल बेस पेयर सेट्स, एनुप्लॉयड में डेविएशन फॉर एग्जैक्ट नंबर से डेविएशन है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज्यादा है इसके। मेन कंपोनेंट्स है क्रोमैटिड्स, में मेन कंपोनेंट कौन सा है, क्रोमैटिड्स। ओके, क्रोमैटिड के बाद सेंट्रोमियर, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस आर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, दिस आर द सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। एंड ऑफ द क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, टेलोमियर। क्या बोलते हैं इसको, टेलोमियर। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। ओके, तो ये डायग्राम जो आपको इस सारे डायग्राम आने के चांसेस है ये क्रोमोसोम के। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो मार्क्स देके जाएगा आपको। एक्रोसेंट्रिक जे शेप है, टीलोसेंट्रिक, सबसेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। आपको मेटासेंट्रिक बोथ द आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ एंड सेंट्रोमियर प्रेजेंट अंडर मिडल पोजीशन। ओके, इट अपीयर वी शेप, ऐसा वी शेप अपीयर करता है, कैसे अपीयर करता है, वी शेप। इन द एनाफेज। ओके, सब मेटासेंट्रिक में वन आर्म इज longer and one arm is shorter, centromere just away from the middle position, just away from the middle position, and it appears as the L shape in the anaphase. उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जो है one arm is a shorter and one arm is a longer, centromere just near the one end but one arm is a short, and in anaphase it appear as a J shape, या फिर कैसे करता है, जे शेप। और उसके बाद है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में ये कैसे आएगा, इन टीलोसेंट्रिक इट अपीयर एज अ रॉड शेप, ये अपीयर कैसे कर रहा है, रॉड शेप। दिखने में आपको सिर्फ रॉड दिखेगा इससे, यहाँ पे मैंने दिया है सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्या करेगा वो, रॉड शेप, इट अपीयर एज अ रॉड शेप ऐसे, या आई शेप इन एनाफेज ड्यूरिंग एनाफेज। तो यहाँ पे देखो ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम को, ये डायग्राम निकालो तो वेल एंड गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। सेक्स क्रोमोसोम, वाई एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स इज लॉन्गर, ये आपको डिफरेंशिएट पूछा जाएगा, एक्स और वाई यहाँ पे दिया मैंने। एक्स इज लॉन्गर, मेटासेंट्रिक मोर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रहता है, मोर यू क्रोमैटिन रहता है, जेनेटिकली एक्टिव रहता है। वाई इज शॉर्टर, एक्रोसेंट्रिक मोर हेट्रोक्रोमैटिक। तो आपको एक्स वाई का मैंने एक पॉइंट्स वाइज दिया, मगर उसको डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट में बनाओ। ओके, क्रॉसिंग और हैपन ओनली इन होमोलोगस रीजन। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्रोमोसोम का आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट। एक्स क्रोमोसोम लॉन्गर है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रहता है, मोर यू क्रोमैटिन रहता है, जेनेटिकली एक्टिव रहता है, पॉइंट बढ़ाने का। वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर, एक्रोसेंट्रिक, मोर हेट्रोक्रोमैटिन। ओके, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये कंसेप्ट थोड़ा सा देखा आप, जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम लिंक टू वन अनदर, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। तो लिंकेज भी दो टाइप के, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक हुआ है दोनों, जीन 1 जीन 2, क्या दिख रहा है आपको, लिंक दिख रहा है क्रोमोसोम पे। सो दिस आर द लिंकेज। तो यहाँ पे नॉट लिंक, यहाँ पे एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पे, एक जीन्स दूसरे क्रोमोसोम, दे आर नॉट लिंक। ओके, और यहाँ पे आपको नॉट लिंक दिख रहा है, एक ही यहाँ पे, मगर दोनों जीन्स कैसे सेपरेट है, ये भी लिंक नहीं है। व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज का डेफिनेशन, जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड टू वन अनदर और टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर। कंप्लीट लिंकेज में नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है कंप्लीट लिंकेज में, इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, तो ये लिंकेज है, आपको डायग्राम दिया थोड़ा सा मैंने। लिंकेज ग्रुप का देखो, ऑल लिंक जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप करस्पॉन्ड टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम रहेगी उसके हैप्लॉइड नंबर करस्पॉन्ड टू द हैप्लॉइड नंबर। अभी 46 है, तो अपना लिंकेज ग्रुप कितना है, 23 इन ह्यूमन बींग्स। तो सेक्स लिंक देखो, सेक्स लिंक का एक्स लिंक और वाई लिंक जीन, इसका डिफरेंशिएट ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, एग्जांपल एक्स लिंक का एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। वाई लिंक का हाइपर ट्राइकोसिस, जो कानों पे बाल आते हैं उसको हाइपर ट्राइकोसिस। वाई लिंक जीन का, एक्स लिंक का हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो एग्जांपल हम लोग चाहते हैं क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस प्रोफेज 1 ड्यूरिंग पैचेडिंग स्टेज, both the homologous chromosome undergoes crossing over,
एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज अ चेस्मेटा. तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग द सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर इतना देखो, क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस प्रोफेज 1 ड्यूरिंग पैचेडन स्टेज बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर. ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन. इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं एंड ऑकर जेनेटिक वेरिएशन. इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्गन. यहाँ पे देखो मॉर्गन का मैं पूरा आपको ये डायग्राम्स तो बहुत नहीं पूछेंगे. वाई मॉर्गन सिलेक्टेड अ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला. ओके, तो ड्रोसोफिला का नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर फ्रूट फ्लाई. इसका लाइफ स्पैन कितना है, 2 वीक्स. हाई रिप्रोडक्टिव रेट है. ओके, ये इसमें आएगा. वाई मॉर्गन सिलेक्टेड अ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलांगेस्ट फ्रूट फ्लाई क्यों किया था, लाइफ स्पैन कितनी है फ्रूट फ्लाई की, ओनली 2 वीक एंड हाई रिप्रोडक्टिव रेट. High reproductive rate and many contracting traits are easily detectable. इसलिए मॉर्गन ने क्या किया था, सिलेक्ट फ्रूट फ्लाई. वाई ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर्स क्यों सिलेक्ट किया था, इजीली कल्चर इन द लैब. या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा. शॉर्ट लाइफ स्पैन, 2 वीक का ही लाइफ स्पैन है. हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रेट भी हाई. आइडियल फॉर द जेनेटिक स्टडी एंड ऑब्जर्विंग इनहेरिटेड पैटर्न. इतने लिखिए तो आपको 2 मार्क्स इजी मिलेंगे. ओके, तो ड्रोसोफिला हुआ, डायब्रिड क्रॉस एंड लिंकेज. मॉर्गन ने क्या किया था, डायब्रिड क्रॉस और लिंकेज. तो येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, इतना ज़्यादा पूछेंगे नहीं मगर याद रखो लिंकेज और पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया मैंने. ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज पे जाते हैं हम लोग. कंट्रोल बाय द जीन्स ऑफ ऑटोसोम नॉट सेक्स क्रोमोसोम. तो इसमें डोमिनेंट ट्रेड है विडोपिक्स, हचिंगसन डिजीज आपको विडोपिक दिया है, और पीकेयू फिनाइल कीटोनुरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, रेसिसिव ट्रेड से. तो 1 by 1 सेक्स लिंक इनहेरिटेज में लोकेटेड, सेक्स लिंक लोकेटेड ऑन द X on Y chromosome. X linked trait more common in male, color blindness, hemophilia more common. Y linked traits inherited from father to sons. Hypertrichosis, कानों पे जो बाल आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. मेन कौन सा है, मेंडलिन डिसऑर्डर में थैलेसीमिया, सिकल सेल, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया. ये किसका है, मेंडलिन डिसऑर्डर. तो मेंडलिन डिसऑर्डर का थैलेसीमिया, सिकल सेल, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड किलफिल्टर. इसमें से कोई भी एक आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है. तो यहाँ पे देखो मेंडलिन डिसऑर्डर में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है. इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, इट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर. याद रखो यहाँ पे कॉजेस म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के जीन्स, हीमोग्लोबिन किससे बना है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन. तो ये अल्फा और बीटा चेन में जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन इन द जीन, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जीन्स में म्यूटेशन हुआ, इस कॉजेज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया. अल्फा चेन का डिसऑर्डर तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, बीटा चेन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं. सिम्टम्स क्या देखो, एनीमिया, पेल येलो स्किन, एबनॉर्मल आरबीसी, स्लो ग्रोथ, डार्क यूरिन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये सिम्टम्स याद रखो. एनीमिया है, पेल येलो बॉडी है, एबनॉर्मल आरबीसी है, स्लो ग्रोथ है, डार्क यूरिन है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये थैलेसीमिया के सिम्टम्स है. और थैलेसीमिया के 2 टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा. एक ही होता है म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन कंट्रोलिंग बाय द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. तो इसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया उसका देखना जरूरी नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है. ओके, यहाँ पे देखो आपको इम्पेयर फंक्शन हुआ आरबीसीज का, तो क्या बनता है, एनीमिया. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर और किलफिल्टर देखेंगे. तो इसमें पहला है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम आपका देख सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, उसको 21 ट्राइसोमी बोलते हैं, याद रखो. 47 क्रोमोसोम इनसाइड इंस्टेड ऑफ 47 क्रोमोसोम है, मगर 21 पोजीशन में ऑटोसोमल क्रोमोसोम में है. ओके, हाई रिस्क इन मदर ओवर 45 ईयर के ऊपर प्रेगनेंसी लिया तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते हैं. सिम्टम्स क्या है, माइल्ड मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, स्केलेटल अंडर डेवलपमेंट है, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर जैसे फ्लैट नोज, प्रोट्रूडिंग टंग, स्लैंडिंग आई, स्मॉल हेड, ब्रॉड हैंड, स्टबी फिंगर, सिंगल पाल्मल क्रीज. तो दीज आर द सिम्टम्स आपको देख रहे हैं आपको. तो ये थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम याद रखो, 21 ट्राइसोमी बोलते हैं उसको. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में मिसिंग 1 X क्रोमोसोम, यहाँ पे X क्रोमोसोम कम है, इंस्टेड ऑफ 46 ओनली 45 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. तो 44 ऑटोसोम एंड
सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे X0 है। ओके, फिनोटाइपिकली फीमेल रहती है, शॉर्ट स्ट्रक्चर विस्टॉल, वेब नेक, ब्रॉड चेस्ट, अंडर डेवलप ओवरीज एंड ब्रेस्ट, लो इंटेलिजेंस, ये इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कम है, तो इसके सिम्टम्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होगा आपका टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद जाते हैं किल-फिल्टर सिंड्रोम। किल-फिल्टर सिंड्रोम में ये सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है, सिर्फ डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल रिलेटेड है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल रहता है, 44 ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम XXY, मेल विथ फेमिनाइन डेवलपमेंट, मेल विथ फेमिनाइन डेवलपमेंट, टॉल स्टेचर है, लॉन्ग आर्म्स है, अंडर डेवलपमेंट टेस्टिस है, फेमिनाइन ट्रेट्स है, उसको क्या बोलते हैं, गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं, स्टेराइल है, नो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। सो नाउ द नेक्स्ट, मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर है, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम लोग इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस 12 में आपको पेपर में आएंगे। तो नाउ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो पहला है डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें फर्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल किसने दिया है, ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल किसने दिया आपको, ग्रिफिथ ने। तो याद रखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया कौन सा यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस, 2 स्ट्रेन यूज किए थे, ए स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ए स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन बोलते उसको, प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी ऑन द कल्चर प्लेट, हैव पॉलीसेकेराइड कोड्स, उसके ऊपर कोटिंग है, सेल वॉल कवरिंग है, वायरुलेंट है, कॉजेज निमोनिया। यहाँ पे आर स्ट्रेन प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज ऑन द कल्चर प्लेट, डू नॉट हैव पॉलीसेकेराइड कोड, पॉलीसेकेराइड कोड नहीं है, नॉन वायरुलेंट है, इससे निमोनिया नहीं होता है। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, ए स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, द लाइव आर स्ट्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ हिट किल ए स्ट्रेन। तो उन्होंने क्या किया था, जो आर स्ट्रेन है नॉन वायरुलेंट, ओके, वो लिया था, और ए स्ट्रेन लिया था। ए स्ट्रेन कैसा है, जिससे कॉजेज निमोनिया, वायरुलेंट है, उस ए स्ट्रेन को हिट किल किया था। हिट किल करने के बाद दे ऐड इनटू द आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन तो ऑलरेडी कैसी है, नॉन वायरुलेंट, बट जब हिट किल, जो ए स्ट्रेन को मारने के बाद हिट किल मीन उसका पावर खत्म हो गया, किसमें उन्होंने ऐड किया, आर स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन बाद में इट बिकम अ वायरुलेंट, उससे भी निमोनिया हुआ। तो उन्होंने एक ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल दिया कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड दिस ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल इज अ डीएनए। तो उन्होंने दिया कि लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया माउस को, माउस डाई हुआ। सेकंड, लिविंग अवायरुलेंट स्ट्रेन जो आर स्ट्रेन है, माउस का दिया तो जिंदा, उसको कुछ नहीं हुआ। हिट किल वायरुलेंट स्ट्रेन, जो हिट किल किया, जो एस स्ट्रेन है उसको हिट किल किया, जब माउस को दिया, माउस को कुछ नहीं हुआ। बट हिट किल के अंदर उन्होंने जब आर स्ट्रेन मिक्स किया और इंजेक्ट किया माउस को, माउस बिकम डाई। क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो ट्रांसफर हुआ, जिससे वजह से जो आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट थी वो कैसे बन गई, वायरुलेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट है, बायोकेमिकल नेचर। दूसरा एक्सपेरिमेंट है एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकर्टी। यहाँ पे देखो उन्होंने डेफिनेट एक्सपेरिमेंट किया था एंड एक्सप्लेन द बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हिट किल ए स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन में उन्होंने क्या डाला, आरएनएस और प्रोटियोजेस, डाइजेस्ट आरएनए एंड प्रोटीन। इससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर एंड माउस डाई। ये रिएक्शन में पूरा लिख सकते हो, इसलिए मैंने शॉर्टकट में रिएक्शन बनाया। दूसरा है हिट किल ए स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन में लिया, ऊपर आरएनएस यूज किया था, प्रोटियोजेस यूज किया था। आरएनएस क्या करता है, आरएनएस को आरएनए को मार देता है, प्रोटियोजेस प्रोटीन को मार देता है, और उन्होंने डीएनए यूज नहीं किया था, तो इसमें डीएनए बच गया। इसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म जब हुआ, माउस डाई हुआ, मींस ए स्ट्रेन हिट किल ए स्ट्रेन से डीएनए आर स्ट्रेन में गया, डीएनए बचा, आरएनए मर गया, प्रोटीन मर गया, मगर जो डीएनए गया था डीएनए से वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर एंड माउस डाई। यहाँ पे देखो आरएनएस प्रोटियोजेस, ये क्या करता है, आरएनएस आरएनए को डाइजेस्ट करता है, प्रोटियोजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पहले इसमें आरएनएस और प्रोटियोजेस डाला था, तो हिट किल ए स्ट्रेन में से आरएनए और प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, मगर जो कुछ बचा था वो लिविंग आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे चूहा मर गया। जो ट्रांसफर होने वाला प्रिंसिपल था डीएनए। दूसरे में देखो हिट किल ए स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन में डीएनए से ऐड किया था,
डीएनए से डीएनए को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट किया किसको किया, देखो यहाँ पे डाइजेस्ट आरएनए एंड प्रोटीन को लिखा है, यहाँ पे किसको डाइजेस्ट किया इसने, डीएनए को। तो ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट ऑकर एंड माउस सर्वाइव, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डाइजेस्ट होने की वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है नहीं। तो डायरेक्टली प्रूफ हो गया कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्म होता है, प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफर क्या होता है, डीएनए। सो दैट सजेस्टेड डीएनए हैज टू बी जेनेटिक मटेरियल। उन्हें सब सजेस्ट किया था, क्या किया था, सजेस्ट। तो ये दो रिएक्शन से आप पूरा एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो आराम से। सो नाउ द नेक्स्ट वन, हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने रेडियोएक्टिव प्रोब्स यूज किया था एंड इंस्टेड ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्टली दे आर यूजिंग अ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस उन्होंने लिया था। ओके, हर्शी-चेस वर्क ऑन अ बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्टेड अ बैक्टीरिया। When bacteriophage infected bacterium, viral genetic material get attached to the bacterial genetic material. जब बैक्टीरिया वायरस किसको, बैक्टीरिया को अटैच करता है, तो बैक्टीरियोपेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में छोड़ देता है और बैक्टीरिया का क्या करता है, एंड बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे बैक्टीरियोपेज को क्या करता है, सिक्रेट। तो ये डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन करो, हर्शी किसमें वर्क किया था, बैक्टीरियोपेज पे। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम दो, और मैंने आपको देखो हर्शी-चेस वर्क ऑन अ डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, आइदर इट इज प्रोटीन और डीएनए टू एंटर दैट द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। ये उन्होंने प्रूव करके बताया था। दे लेबल सम फेज विद द रेडियोएक्टिव सल्फर एंड अदर विद द रेडियोएक्टिव फास्फोरस। तो किसी को 35S से सल्फर से लेबल किया था, किसी को 32 फास्फोरस से उन्होंने लेबल किया था। द रेडियोएक्टिव फेज वेर यूज टू इन्फेक्टेड ई कोलाई। तो इन्होंने अलाउ किसको किया, रेडियोफेज फेज, सल्फर रेडियोएक्टिव फेज को ई कोलाई को इन्फेक्ट करने बोला, रेडियोएक्टिव फास्फोरस ई कोलाई को अलग सेपरेटली इन्फेक्टेड करने बोला। ओके, ई कोलाई देन ब्लेंड विद द सेंट्रीफ्यूज। तो ई कोलाई इन्फेक्टेड करने के बाद उन्होंने ब्लेंड किया बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज टेक्निक और रिमूव वायरल पार्टिकल्स। He'd observed that bacteria with the radioactive DNA were radioactive, while these those are which radioactive protein lost their radioactivity. तो जिससे सल्फर से किया था, सल्फर किसमें पाया जाता है, प्रोटीन कोट में पाया जाता है। और ये बैक्टीरियोफेज जब अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है बैक्टीरिया में और बाद में सेंट्रीफ्यूज मशीन से सब सेपरेट किया जाता है, देयर इज नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन अ सेल। सेल में रेडियोएक्टिव पाया नहीं जाता है। रेडियोएक्टिव 35 is detected in the supernatant, जिसमें क्या रहता है, सुपरनेंट कंटेन ओनली प्रोटीन कोट। तो सुपरनेंट में पाया जाता है और सेल में, ई कोलाई सेल में रेडियोएक्टिव पाया नहीं जाता है। सेकंड में रेडियोएक्टिव फास्फोरस, फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो ये जब रेडियोएक्टिव बन जाता है और ये रेडियोएक्टिव जब सेल में अंदर छोड़ा जाता है बैक्टीरिया के अंदर, सो नाउ दिस बैक्टीरिया ई कोलाई बिकम अ रेडियोएक्टिव। वो कैसे प्रूफ हो गया, जब सेंट्रीफ्यूज किया और बैक्टीरियोफेज के कोट को अलग किया और सेल को अलग किया ई कोलाई का, रेडियोएक्टिव 35 डिटेक्टेड इन द सेल बट नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरनेंट। सुपरनेंट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट, कैप्सिड, तो उसमें रेडियोएक्टिव नहीं था। तो बाय यूजिंग दिस डायग्राम आप लोग ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखो, टोटल लेंथ डीएनए की, ह्यूमन डीएनए कितना है, टोटल 2.2 मीटर लॉन्ग, कितना है, 2 मीटर, एंड 2 मीटर इज लॉन्ग, टू लार्ज टू एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियस 10⁻⁶। तो इतना बड़ा डीएनए इतने से, मींस डीएनए का साइज कितना है, 2.2 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻⁶ मीटर। हाउ इट पॉसिबल, द लार्ज डीएनए इजीली पैक्ड इनटू द स्मॉलर सेल। तो ये न्यूक्लियस में, तो पहला है पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। पैकेजिंग प्रोकैरियोट में यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहता है, डीएनए इज स्कैटर्ड। डीएनए कैसा रहता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म में रहता है। इट इज अ सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम है। बाद में इसको क्या किया जाता है, फोल्डिंग क्रोमोसोम, एक्चुअली 40 to 50 लोब्स। बाद में सुपर कॉइलिंग होता है, क्या होता है, सुपर। सो यहाँ पे सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम को कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। सो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग से क्या होता है, डीएनए इजीली पैक्ड। किस में होता है ये, प्रोकैरियोट में। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सर्टन रिजल्ट, न्यूक्लियोइड डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ऑर्गेनाइज इन अ लार्ज लूप एंड हेल्ड सम प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, और इससे क्या बना जाता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर टू पैक अ लार्जर साइज ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको बार बार पूछी गई है बोर्ड में।
सो यहाँ पे देखो DNA is a negatively charged, but now the histone proteins are the positively charged. So negatively charged DNA easily wrapped around the positively charged histones molecule. तो यहाँ पे these are the histone octamers है. Now this histone octamers, तो यहाँ पे देखो histone, why histone octamers is a positively charged? Because it contain amino residues, residues. तो एमिनो रेसिड्यूज के यहाँ पे नाम दिए लाइसिन एंड अर्जिनिन. बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन द हिस्टोन ऑक्टोमर्स, हिस्टोन ऑक्टोमर कौन सा है? H2A, H2B, H3, ओके, एंड H4 और H1. दीज आर द लिंकर, ये तो लेबलिंग करो और इजी है, कवर हो जाएगा. Why histone molecules are positively charged? Because it contain amino residues, lysine and arginine. Histone octamers, there is a unit of 8 molecule of histone. कितने molecule है? 8. H2A, H2B, H3 and H4. 2 each. Okay. So DNA is a negative charge. Negative charge easily wrapped around the positive charge. One nucleosome approximately having 200 base pairs of DNA. Nucleosome chromatin resemble beads present in the string. तो यहाँ पे beads on a string structure resemble करता है. Beads on a string structure chromatin are further packed to form a chromatin fiber. Beads on a string से बाद क्या बनता है? Chromatin fiber, which further coil and condense to form chromosome during metaphase. Okay. तो नॉन हिस्टो क्रोमोसोम प्रोटीन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर फॉर द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन इन हायर लेवल. तो ये आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये डायग्राम न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम को स्ट्रक्चर आएगा. न्यूक्लियोसोम आपको देखना पड़ेगा, ये H2A, H2B, H3, H4, ये स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके. नाउ द क्रोमैटिन. क्रोमैटिन के दो पार्ट है, यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. आपको क्रोमैटिन ऐसा दिखेगा. ओके. यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. तो जो डार्क डेंस रीजन दिखता है दिस आर द हेट्रोक्रोमैटिन, और पतला जो दिखता है दिस आर द हेट्रो, ये क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन. और ये यूक्रोमैटिन. ओके. तो यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन लूजली पैक रीजन. क्रोमैटिन लाइट स्टेन, इसका यूक्रोमैटिन. ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है? एक्टिव है. हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है? इनएक्टिव है. और डेंसली पैक रीजन है, कैसा है? डार्क स्टेन एंड डेंसली पैक. तो यूक्रोमैटिन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ओके. या 1 सेंटेंस के लिए. डीएनए रिप्लिकेशन. व्हाट इज डीएनए रिप्लिकेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट्स डीएनए. इज कॉल्ड द डीएनए रिप्लिकेशन. इट इज ऑकर इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. कहाँ पे कब होती है? एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ओके. तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ. मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन. रिप्लिकेशन ऑकर इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. इन्वॉल्व एंजाइम, कौन सा इन्वॉल्व है? डीएनए पॉलीमरेज. ओके. रिप्लिकेशन रिक्वायर एनर्जी. इसको रिप्लिकेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, इतना याद रखो. ओके. पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं, डेफिनेशन आपको बताया मैंने कब कहाँ पे होता है, ये शुरुआत कर दो. और यहाँ पे देखो डीएनए, तो यहाँ पे एंजाइम याद रखो. डीएनए एंजाइम में रिप्लिकेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म आपको पूरा मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो डीएनए है ओरिजिन एंड इनिशियल पॉइंट से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है. सो इन यूकैरियोट मेरी ओरिजिन एंड इनिशियल पॉइंट्स आर प्रेजेंट. टोपो आइसोमरेज एंजाइम लगता है उसको. टोपो आइसोमरेज के बाद डीएनए यहाँ पे क्या होता है? निक होता है. दोनों एक स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है. सेपरेट होने के बाद ओके डीएनए हेलिकेस ब्रेक करता है एंड वाई शेप रिप्लिकेटिंग फोर्क इज फॉर्म. वाई शेप रिप्लिकेटिंग फोर्क इज फॉर्म, जो यहाँ पे दी गया है. बाद में आरएनए प्राइमर बाइंड टू द 3' एंड अट्रैक्ट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स. ओके. एंड अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लैगिंग है. डीएनए रिप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट इन 5 to 3 डायरेक्शन. सो जो डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन 3 to 5 है, दीज आर कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड. और जिसका डायरेक्शन ओरिजिनल इसके ऊपर 5 to 3 है, उल्टा है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज अ लैगिंग स्ट्रैंड. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैगिंग स्ट्रैंड. तो लीडिंग और लैगिंग में मत करो.
तो लीडिंग स्ट्रैंड पे 3 यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच होता है एंड अट्रैक्ट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए पॉलीमरेज अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ओके, प्रूफ रीडिंग करता है. बट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड्स the DNA replication takes place in a discontinuous manner. Many fragments are formed. This fragment is called as Okazaki fragment. Later on, these fragments are sealed by, कौन seal करता है? DNA ligase. Okay, finally, 2 new strands are formed. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे enzymes start करना पड़ेगा आपको 1 by 1. पहले टोपोआइसोमरेज बाइंड करता है ओरिजिन पॉइंट पे, उसके बाद टोपोआइसोमरेज के बाद फॉस्फोडाइस्टर. यहाँ पे देखो एंडोन्यूक्लियस निक द 1 स्ट्रैंड, निक हो गया. डीएनए बिकम अनवाइंड. अनवाइंड जब डीएनए बनता है तो डीएनए हेलिकेस, विच एंजाइम? डीएनए हेलिकेस ब्रेक द 2 स्ट्रैंड्स, मींस वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है. 2 स्ट्रैंड्स गेट सेपरेट टू फॉर्म वाई शेप 4. वाई शेप 4 बन गया तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसको प्रिवेंट करता है. क्या करता है? प्रिवेंट फॉर द वाइंडिंग. उसके बाद एट द 3' एंड आरएनए प्राइमर अटैच होता है, अट्रैक्ट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्ट करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज इन अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. बट डीएनए रिप्लिकेशन कैसा है? 1 स्ट्रैंड इज अ लीडिंग, 1 स्ट्रैंड इज अ लैगिंग. जो स्ट्रैंड 3 to 5 है उनके उसके ऊपर डीएनए रिप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन से होने वाला है. दिस आर कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड पे देयर इज नो प्रॉब्लम. आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट किया, डीएनए पॉलीमरेज अरेंज कर देता. बट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड the DNA replication takes place in a discontinuous manner. The fragments are formed. They are called as Okazaki fragments. DNA ligase later on this seal this gap, and finally 2 new strands are formed during DNA replication. So DNA replication is a semi-conservative method. एक मेथड कैसे है? Semi-conservative method है. ओके, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वाज गिवन बाय द क्रिक. तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है. तो आप लोग सेंट्रल डोग्मा में पहला है डीएनए टू आरएनए, एमआरएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन द न्यूक्लियस. किसमें होता है? न्यूक्लियस. इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इसमें आपको याद करना है ट्रांसक्रिप्शन. बाद में एमआरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए अंडरगोस ट्रांसलेशन. ये कहाँ पे होता है? द ट्रांसलेशन ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. और इससे क्या बनता है? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन. तो ये सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस है. तो इसमें देखो पहला है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन द न्यूक्लियस. कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस. एंड इन ट्रांसक्रिप्शन द मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए. Okay, these are called as a transcription. Transcription is a process formation of mRNA. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग? mRNA from the DNA. During transcription, only segment of DNA from one set of strand participate. दोनों DNA के 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में. तो both the strands are not copied during transcription because transcription unit. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम. सो प्रमोटर साइट है, these are the promoter site, स्ट्रक्चरल जिन बीच में, और टर्मिनल साइट, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल साइट. तो यहाँ पे टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड है. जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके, एंजाइम इन्वॉल्व ट्रांसक्रिप्शन आपको दिया है, आरएनए पॉलीमरेज. ओके, पोलरिटी कौन से है? तो पोलरिटी 3-5 एक्ट एज अ टेम्पलेट. इसको जिसकी पोलरिटी 3 to 5 है इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेम्पलेट. और जिसकी पोलरिटी 5 to 3 है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? कोडिंग. तो टेम्पलेट और कोडिंग में दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखो. 3 to 5 है जिसको टेम्पलेट बोलते हैं, 5 to 3 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग. तो यहाँ पे देखो हम लोग ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है. प्रमोटर साइट है, ऊपर स्ट्रक्चरल जी दिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे दिए, ये नीचे वाला 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड है, टर्मिनल साइट. तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इनिशिएशन है, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कहाँ पे होता है? तो प्रमोटर साइड में बाइंड होता है. बाइंड टू द प्रमोटर, इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, एंड इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, दिस आरएनए पॉलीमरेज मूव टुवर्ड्स, कहाँ पे मूव होता है? टुवर्ड्स 3 to 5 डायरेक्शन. 3 to 5 डायरेक्शन ऑन द स्ट्रक्चरल चेन, ऑन द किस कौन से स्ट्रैंड पे होता है? ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आगे आगे बढ़ता है.
at the same time it copy the messenger RNA. Finally when this RNA polymerase reaches toward the terminal end पे पहुंच जाता है, this terminal factor release the RNA polymerase and separated messenger RNA. तो ये टर्मिनेशन प्रोसेस है. नाउ द टर्मिनेशन के प्रोसेस के बाद हम लोग जाएंगे फास्ट फॉरवर्ड. यहाँ पे देखो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. आपको दिख सकता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड हुआ, प्रमोटर साइड पे. ओके, बाइंड प्रमोटर साइड पे. डीएनए कैसे बन गया, अनवाइंड वहां पे. एंड दिस आरएनए इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज मूव टू 3 to 5 डायरेक्शन. ओके, 3 to 5 डायरेक्शन में मूव हुआ. दिस आर कॉल्ड एज इलोंगेशन. एंड टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हुआ टर्मिनल फैक्टर ने एंड मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में देखो यहाँ पे इन प्रोकैरियोट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म इज डायरेक्टली फंक्शनल, बट इन यूकैरियोट इट इज अ नॉन फंक्शनल. तो इट अंडरगोस 3 स्टेप्स, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग. कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेड एट 5' end is called the capping. During splicing, the removal of intron, यहाँ पे intron क्या हो रहा है, जो आपको ये तो intron is a non-functional genes, they are removed. These are called as RNA splicing. And tailing में poly A tail added at 3' end. These are called as a tailing. तो यहाँ पे पहला कैपिंग में क्या है, मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेड एट 5' end in eukaryote. वापस देखो, इन यूकैरियोट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द मैसेंजर आरएनए फॉर्म इज नॉट फंक्शनल. टू बिकम फंक्शनल इट अंडरगोस कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग. कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेड एट 5' end इज कॉल्ड द कैपिंग. स्प्लाइसिंग में एंट्रॉन आर द नॉन फंक्शनल जीन्स आर रिमूव, दीज आर कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. एंड इन टेलिंग में पॉली ए टेल इज एडेड एट द 3' end इज कॉल्ड एज अ tailing. So after capping, splicing and tailing, the messenger RNA which is formed in the eukaryote become functional to undergoes translation. Okay, तो ये हो गया आपका transcription and translation. तो what is genetic code? Genetic codes are directed sequence in amino acid during synthesis of protein. तो genetic code को प्रपोज किसने किया था, गैमो ने किया था, जॉर्ज गैमो ने. दैट इज 20 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 4 बेस पेयर. उन्होंने गैमो ने दिया था, उन्होंने देखो 3 न्यूक्लियोटाइड्स दिया है. तो 20 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 4 बेसिस. तो टोटल देयर कोडेड कोडॉन्स आर कितना है, टोटल 64 पॉसिबल कोडॉन्स है. ये गैमो ने दिया था. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने द केमिकल मेथड सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल दिया था. एंड नीरेनबर्ग डेवलप अ फ्री सेल सिस्टम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. सो जो जेनेटिक कोड है, तो 3 साइंटिस्ट है, गैमो, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना एंड नीरेनबर्ग, सक्सेसफुली क्रैक द जेनेटिक कोड. तो यहाँ पे साइलेंट फीचर है, ये साइलेंट फीचर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. वाई डाल दिया, वाई जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट, वाई जेनेटिक कोड इज अनएम्बिशियस, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा. तो कोडॉन ट्रिपलेट क्यों है कि टोटल कितने नाइट्रोजन बेसिस है, 4. ओके, एंड कोडॉन्स आर 3. तो टोटल कितना बन गया, 61. इनमीन 64 बन गए. 61 आर द सेंस कोडॉन एंड 3 आर नॉन सेंस कोडॉन. तो नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कौन सा बोलता है, UAA, UGA और UAG. दीज आर कॉल्ड एज अ स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन, या उसको टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं. तो जेनेटिक कोड आर द यूनिवर्सल है, सब में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है एक्सेप्ट ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइकोप्लाज्म, उसमें जेनेटिक कोड थोड़ा अलग है. जेनेटिक कोड ऑलवेज रीड इन, कैसे रीड किया जाता है, इन विदाउट गैप, विदाउट इंटरवल. सो दे आर कॉमालेस एंड ट्रिपलेट फॉर्म्स. सो AUG is a initiation codon, F methionine in prokaryotic and methionine in eukaryotes. So it's always start on the messenger RNA by the 5' end with the AUG. AUG is the initial codon. Genetic codes are unambiguous because one codon coded only one amino acid. वन एमिनो एसिड, दूसरा नहीं. एक कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. सो देयर आर मेनी एमिनो एसिड कोडेड बाय द सेम कोडॉन, बोल सकते हैं हम लोग ऐसे. तो जो कोडॉन्स आर डिजेनरेट, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड मोर देन वन कोडॉन, इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक कोड्स आर द डीजेनरेट. व्हाई दे आर डीजेनरेट,
वन अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन. एक कोडॉन एक अमीनो एसिड करता है, मगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन. तो ये आपको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में दिया है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है. थोड़ा सा ये रीड करो. ट्रांसलेशन प्रोसेस है. नाउ इन द ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का इतना बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए नहीं आएगा. ट्रांसलेशन प्रोसेस याद रखो. द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच आर प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, they are decoded in the form of polypeptide chain of amino acid. These are called as a translation. इसका डेफिनेशन याद रखो. इसमें भी इनिशिएशन है, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है. बड़ा इतना क्वेश्चन कवर नहीं किया जाता है. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आप लोग देखो, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूँ, इतना याद रखो. तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल है, प्रोसेसिंग लेवल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेजर इनटू न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन लेवल. तो ये है रेगुलेशन. रेगुलेशन कितने 4 स्टेप पे होता है. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, प्रोसेसिंग लेवल पे होता है, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए टू द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म में. और लास्ट में वन इज अ ट्रांसलेशन लेवल. सो दीज आर कॉल्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो लैक्टोस ओपेरॉन यहाँ पे दिया मैंने. लैक ओपेरॉन एक्सप्लेन किसने किया था, तो इतना याद रखो. लैक ओपेरॉन की जब भी बात होगी तो वहां पे आपको क्या आएगा, लैक ओपेरॉन का आपको ओपेरॉन कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा, जेकब एंड मोनार्ड. नाम याद रखो, जेकब एंड मोनार्ड. तो ओपेरॉन ऑल जीन इन्वॉल्व लैक ओपेरॉन रिक्वायर फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. तो यहाँ पे देखो इंड्यूसर, यहाँ पे इंड्यूसर है. लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन सिंस रेगुलेटरी स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन. तो इंड्यूसर किसके लिए चाहिए, स्विच ऑन एंड ऑफ के लिए. रेगुलेशन इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. तो यहाँ पे देखो इंड्यूसर इफ द अब्सेंस, तो यहाँ पे देखो ये रिप्रेसर जीन प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किया, इट प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन एंड रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर. एज ए रिजल्ट द स्ट्रक्चरल जीन्स कैनॉट सिंथेसाइज देयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन. सो दीज आर कॉल्ड द रेगुलेशन इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. तो ये वो आपका वेन, ये कब होता है, वेन ग्लूकोज अवेलेबल एज अ नॉर्मल एनर्जी सोर्स फॉर द ई कोलाई, देन द इंड्यूसर्स आर एब्सेंट. और इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन. इंड्यूसर एब्सेंट है तो रिप्रेसर मैसेजर आ रहा है, रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है और रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड करके स्ट्रक्चरल जीन्स को सिंथेसाइज होने नहीं देता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो ये वो आपका एक मैकेनिज्म. बट रेगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अभी वेन lactose available as an energy source instead of glucose, then there is a inducers are produced. और ये inducer क्या करता है, inducer bind to the repressor protein and repressor protein become inactive. Inactive repressor cannot bind to the operator. As a result, ZYA, these are the structural gene in the lac operon, synthesize beta galactosidase, permease and trans-acetylase, which is required for the लैक्टोस मेटाबॉलिज्म टू सिंथेसाइज लैक प्रोटीन. तो ये आपका लैक मैकेनिज्म. बाद में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्चेज इन 1990, कंप्लीट इन 2003, वर्क टू डिटरमाइन टू कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन. इसका मेन पर्पस था पूरा कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को क्या करना था, डिटरमाइन करना था. डीएनए स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन द सीक्वेंस. तो इसका नोट्स क्या पूछेंगे, देखो अभी डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इतना थोड़ा सा नोट्स डाल दो. क्यों चाहिए था, डीएनए स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन इट्स सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर कैन सॉल्व द मेनी मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल एंड इवोल्यूशनरी मिस्ट्रीज. हेंस द जेनेटिक कोड्स का मेन ये प्रोजेक्ट का क्या था, गोल था. क्या था, गोल. तो इसमें आपको एक एक पॉइंट डाल दो, सेपरेट कर दो, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में. तो डीएनए क्या है, स्टोर हाउस है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की है. तो उस सब सीक्वेंस बेस पेयर को क्या करना है, सॉल्व करना था, उसका जेनेटिक मैप बनाना था टू सॉल्व मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल एंड इवोल्यूशनरी मिस्ट्रीज. तो ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. वो डीएनए फिंगरप्रिंट मेथड कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द टू इंडिविजुअल. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है. सो 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस ह्यूमन बीइंग के आइडेंटिकल है. ओनली शॉर्ट सीक्वेंस 0.1 आर कंप्लीटली डिफरेंट देन द पर्सन. किसी से दुनिया में मैच नहीं होते. दीज आर कॉल्ड VNTRS. And by using this sequence, DNA fingerprints process can be carried out to
डेवलप अ डीएनए फिंगरप्रिंट्स, VNTRS याद रखो, VNTRS। ओके, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंट का फॉरेंसिक साइंस में, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, आइडेंटिफाई द पैटर्निटी टेस्ट। दूसरा क्या किया जाता है, जेनेटिक डाइव्यूज टू स्टडी जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन। ये सब आता है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद ये अपना टॉपिक खत्म हुआ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड लिया है बट आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। थैंक यू।